आपका मोबाइल फ़ोन आपको एक ऐसे डिजिटल युग में लेकर जा चुका है जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए ही समय नहीं है। 2018 में हुए एक सर्वे में हर 5 में से 3 कपल्स ने यह माना था कि वो एक दूसरे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया को समय देते हैं। यानी आज हर व्यक्ति का जीवन उसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में कैद है और जीवन साथी के लिए लोगों के पास अब समय बचा ही नहीं है। सिर्फ इतना है कि साल में एक दिन अपने जीवन साथी के लिए एक व्रत कर लेते हैं बस। इसके अलावा आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां खाने की डाइनिंग टेबल पर तो लोग साथ साथ बैठे होते हैं, लेकिन इस दौरान हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त रहता है। आप जब बाहर खाना खाने के लिए जाते होंगे, आपने भी देखा होगा, जहां भी आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, वहां पर आपको कई परिवार एक ही टेबल पर बैठे मिलेंगे, 4, 5, 6 सदस्य, और सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त हैं। आज का कड़वा सच ये है कि मौजूदा पीढ़ी आटे के बिना तो रह सकती है, लेकिन डेटा के बिना वो नहीं रह सकती। आटा न मिले लेकिन डेटा ज़रूर मिलना चाहिए, और यही डेटा लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। एक ज़माना आएगा जब भारत सरकार से भी लोग ये कहेंगे कि आटा मत दीजिए, हमें मुफ्त में डेटा दे दीजिए बस, क्योंकि हम आटे के बिना रह सकते हैं, डेटा के बिना नहीं रह सकते। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में पता चला कि नाइजीरिया और फिलीपींस के बाद भारत के लोग प्रतिदिन सबसे ज़्यादा 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी आप अपने फ़ोन पर बिताते हैं। इसके अलावा एक सर्वे में 80% महिलाओं ने यह माना कि वो हर रोज़ अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग कहने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर चेक करती हैं, और अगर इस दौरान मोबाइल फ़ोन पर कोई ज़रूरी संदेश आया, नोटिफिकेशन आया, वीडियो आया, तो वो अपने पार्टनर से उस दौरान कोई बात नहीं कर पाती। यानी डिजिटल दुनिया में आज ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना तो अपने पार्टनर के लिए समय है और ना ही अपने रिश्तों और अपने परिवार के लिए समय है। और इसीलिए आज हम आपसे डिजिटल उपवास रखने के लिए कह रहे हैं, और इस उपवास में आपको खाने पीने से दूरी नहीं बनानी, बल्कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। क्या आप अपने पार्टनर के लिए हफ्ते में 1 दिन, या सोच लीजिए महीने में 1 दिन, अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रह सकते हैं? आप खाने पीने से तो 1 दिन दूर रहते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए 1 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ सकते हैं? ये आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी इस उपवास को रखने में कामयाब होते हैं, तो इससे आपके रिश्तों की उम्र बढ़ती चली जाएगी और आप सोशल मीडिया की लत से शायद खुद को बचा पाएंगे। और हमारे देश में बहुत सारे लोग इसका प्रयास कर भी रहे हैं। ये शुरू हो चुका है, जिसमें महाराष्ट्र के इस गांव में आज हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है इस छोटे से गाँव में। ये गाँव महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में है और इसका नाम है मोहिते वडगांव। इस गाँव में हर रोज़ शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 1.5 घंटे का डिजिटल उपवास रखा जाता है। हर रोज़ 1 घंटा, 1.5 घंटे का, जिसमें लोग ना तो टीवी देखते हैं, ना अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी घर में कंप्यूटर या फिर कोई म्यूज़िक सिस्टम भी है तो उसे भी बंद कर दिया जाता है। यानी इस 1.5 घंटे में ये लोग और इस गाँव में रहने वाले 500 से ज़्यादा परिवार सिर्फ एक दूसरे को समय देते हैं, और बच्चे इस दौरान सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और ये सिलसिला एक सायरन बजने के साथ शुरू होता है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन या जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उन्हें बंद कर देते हैं। शुरू है कोविड के बाद कि बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ना भूल गए थे, लिखना भूल गए थे। जिसे हमने गांव वालों के साथ एक मीटिंग बुलाई, गांव वालों को ये सब समझा दिया कि हम इस योजना से बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी ला सकते हैं। इसी योजना से हमने क्या किया कि गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना टीवी और मोबाइल बंद रख के 1.5 घंटा बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्त निकाला। गांव के मंदिर के ऊपर एक सायरन बिठा दिया है, जो सायरन शाम के 7 बजे हम बजाते हैं।
जैसे ही सायरन बजाते हैं गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के लिए घर में आके बैठ जाते हैं। जैसे कोई खेल रहा हो, जैसे कोई खेत में हो, सायरन बजते ही सब बच्चे अब अपने घर में आके पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। 7 ते 8:30 या वेळेमध्ये पुन्हा सायरन वाजतो आणि या सायरन वाजल्यानंतर सर्व मुले अभ्यासाला येतात। याच्यामुळे काय झालं तर अभ्यासाचं रुटीन राहिलं आणि वेळेचं नियोजन करण्यास आम्हा मुलांना मदत मिळाली। नाही मॅडम, आपण ते करायचं म्हणतं की सगळं माझाही मुलगा 5वीला शाळेला आहे, तर हा कार्यक्रम जो राबवला की मुलांनी म्हणजे भोंगा वाजला की टीव्ही बंद, तर हा खरं अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे। और आज हमारे गांव में ये योजना अच्छी तरह से चल रही है। 7 बजे से 8:30 बजे तक सभी बच्चे इस उपक्रम में शामिल होते हैं और पढ़ाई के लिए इसमें ध्यान हो रहा है और अच्छे तरह से बच्चे अभी इस पढ़ाई में लग रहे हैं। तो इस गांव में हर रोज 7 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक 1.5 घंटे का एक डिजिटल उपवास लोग रख रहे हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हर रोज ना कर पाएं तो कम से कम एक दिन हफ्ते में ये करने की कोशिश कीजिए। और अब बात देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। मेरा स्वाभिमान में आज सबसे पहले हम आपको कमल किशोर मंडल की कहानी दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर हर गरीब और परिश्रमी व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। कमल किशोर एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता की एक चाय की दुकान है। ग्रेजुएट होने के बावजूद कमल किशोर को कुछ दिन तक कोई नौकरी नहीं मिली और तब उन्होंने पहले एक चपरासी और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। लेकिन कमल किशोर मंडल का स्वाभिमान कह रहा था कि वो कुछ ऐसा काम करें जो समाज में उन्हें कुछ नाम दिलाए। वो कुछ और करना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने काम करते हुए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। संयोग देखिए कि बिहार के जिस कॉलेज में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, अब उसी कॉलेज में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाएंगे। ये हैं 42 साल के कमल किशोर मंडल। कमल किशोर ने 17 वर्षों तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इसी पीजी अंबेडकर विचार विभाग में रात के पहरेदार के रूप में काम किया और अब इसी विभाग में पढ़ाने वाले हैं। सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं सर, हमको भी सब फील होता है सबके बोलने से, व्यवहार से अच्छा लगता। समय का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था, कोशिश कर, लेकिन जब मौका मिलता था उसको मैंने कोशिश किया कि उसी समय पढ़ना है। जब आए ऑफिस से करके आए काम तो अपना लग गए, जितना मौका मिल सका उसको इस्तेमाल किया मैंने। कमल का पैतृक घर भागलपुर में है। वहाँ उनके पिता की चाय की दुकान है। पिता भी खुश हैं कि बेटा कॉलेज में शिक्षक बन गया है। कमल की सिक्योरिटी गार्ड से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की यात्रा दिलचस्प, प्रेरक और संघर्ष से भरी है। घर के हालात ठीक न होने की वजह से 2003 में कमल ने मुंगेर के एक कॉलेज में चपरासी की नौकरी शुरू की। वो उसी दौरान ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर भागलपुर के पीजी अंबेडकर विचार विभाग में हो गया, जहां उन्हें नाइट गार्ड का काम करना था। कॉलेज में बच्चों को पढ़ता देख उनके मन में आगे पढ़ने की इच्छा हुई। 2007 में उन्होंने विभाग से इजाजत लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर रात में काम करते हुए ही 2017 में यहाँ से पीएचडी भी कर ली। अब कमल किशोर इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो पुराने साथी भी खुश हैं। अंदर बहुत खुशी की बात है जो मेरे विभाग में एक मेरा जो है साथ में काम करने वाले जो प्रोफेसर बने, अच्छी बात है, खुशी की बात है हमको कि लगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन हम सब उस तरह से नहीं, क्या कि मेरा भी शादी ब्याह हो गई, मेरे भी पास भी बच्चे हैं, इसलिए तो उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन दूसरा कोई और आगे बढ़ना चाहे तो हो जाए। डॉक्टर कमल किशोर मंडल की कहानी स्वाभिमान से जीने की कहानी है। ये आर्थिक रूप से कमजोर करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है, जो बताती है कि सपनों को पूरा करने के लिए पैसा या सुविधाएं नहीं, बल्कि सिर्फ जुनून चाहिए।
अब हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी ये सफलता भी अच्छी नहीं लग रही, और कुछ लोगों ने इनकी शिकायत की और कहा कि जब ये नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की और उस दौरान इन्होंने पढ़ाई की, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसकी भी अब अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो गरीब व्यक्ति के लिए, प्रतिभाशाली परिश्रमी व्यक्ति के लिए रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि मेरा स्वाभिमान के साथ देश के लाखों लोग हर रोज़ जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हमें अपने वीडियोस भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अपने एक दर्शक का वीडियो दिखाना चाहते हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर एक नया गाना तैयार किया है उन तमाम लोगों के लिए जो मेरा स्वाभिमान अभियान से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के जो श्रमिक हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार लोग हैं, और इस अभियान के लिए उन्होंने ये गाना ख़ास तौर पर गाकर आपके लिए भेजा है। आप भी सुनिए। मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान, प्यार इज्जत के दो मीठे बोल, हे इंसान तू सबसे बोल, प्यार इज्जत के दो मीठे बोल, हे इंसान तू सबसे बोल, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, उसके अभिमान पे मत कर तू चोट, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान। मैं सुधीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे इतने बड़े न्यूज़ चैनल में आपने गरीब लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई है। मैं आपकी मुहिम से बहुत खुश हूं और मैं यही आशा करता हूं कि ये मुहिम और ज़ोर से चलनी चाहिए, जिससे अमीर लोग इस बात को समझें कि गरीब और अमीर की इज्जत बराबर होती है। इस प्रोग्राम से खुश होके मेरा भी मन किया कि मैं मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के सुधीर जी को भेजूं, जो मैं आज भेज रहा हूं। जो भी अपने पर्सनल ड्राइवर या किसी टैक्सी ड्राइवर से कहीं जाते हैं, कहीं पिकनिक पे, शादी में या कहीं दूर दराज घूमने, तो मैं उन सभी बंधुओं से, मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि कृपया ड्राइवर के मान सम्मान की भी और आप अपने सुझाव हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 8657900895। अपने वीडियोस भेजते रहिए, अपने संदेश भेजते रहिए और देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का हिस्सा बनिए। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। और जल्दी से अब आपको आज का इतिहास बताते हैं। वर्ष 1987 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार का निधन हुआ था। एक शानदार अभिनेता, गायक, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संगीतकार के तौर पर किशोर कुमार सिनेमा के एक संपूर्ण कलाकार थे। वो गानों में अपनी योडलिंग के लिए बड़े मशहूर थे और आज भी चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, खुशी का मौका हो या गमगीन शाम हो, हर पीढ़ी के लोग किशोर कुमार के गाने सुनना ही पसंद करते हैं। कोई भी शाम उनके गानों के बिना अधूरी है। वर्ष 1911 में आज ही के दिन मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल
का निधन हुआ था। वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व, स्वभाव और भाषण शैली से वो बहुत प्रभावित हुई, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत को अपनी कर्म भूमि बना लिया। उन्हें स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। उन्होंने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार में पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और आखिर में आपके लिए एक ऐसा कथन जो जीवन में उपयोगी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं। तराजू तो सिर्फ वजन बता सकता है, किसी की गुणवत्ता नहीं। अर्थात हर कोई व्यक्ति आपकी योग्यता परख नहीं सकता। किसी की योग्यता परखने के लिए भी योग्य होना जरूरी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। भाई साहब, सबसे अच्छा मिक्सर ग्राइंडर कौन सा? सुजाता सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके 900 वॉट का पावरफुल मोटर 90 मिनट नॉन स्टॉप चलता है। अब भी आपको यकीन नहीं है ना? आप ऑनलाइन रिव्यू पढ़ लो। आप पैक कर दीजिए। सुजाता, इससे बेटर मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता। माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। भाई साहब, सबसे अच्छा मिक्सर ग्राइंडर कौन सा? सुजाता सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके 900 वॉट का पावरफुल मोटर 90 मिनट नॉन स्टॉप चलता है। अब भी आपको यकीन नहीं है ना? आप ऑनलाइन रिव्यू पढ़ लो। आप पैक कर दीजिए। सुजाता, इससे बेटर मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता। माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। जो कहानी हैरान कर दे वो अद्भुत है, जिसकी वजह समझ में ना आए वो अविश्वसनीय है, और जो कल्पना से परे हो वो अकल्पनीय। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है, और अगर आप भी कोई ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी जानते हैं तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अभी व्हाट्सएप कीजिए 8657900895 पर। हो सकता है मेरे शो पर अगली कहानी हो आपकी। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से।
स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत हो या बैन, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज एक मत नहीं हो पाए। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल 26 अर्जियों पर सर्वोच्च अदालत ने बटा हुआ फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, यानी उनकी राय में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहना चाहिए। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, यानी उनकी राय में हिजाब को बैन करना गलत है। फैसला है जो वर्डिक्ट, जो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव हाई कोर्ट के जजमेंट पर कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। अब जो नई बेंच गठित होगी, नए बेंच का जो फैसला आएगा उसी से हाई कोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 सवाल उठाए। इनमें अहम है धार्मिक परंपरा, छात्र छात्राओं के अधिकार, सरकार के अधिकार। सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद उन्होंने शिक्षण संस्थान में हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। जस्टिस गुप्ता का वर्डिक्ट ये था कि जो पिटिशनर्स, उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए थे और उन्होंने कहा कि ये 11 क्वेश्चन वो पिटिशनर्स के अगेंस्ट आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो पिटिशन को उन्होंने डिसमिस किया। उधर जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय में हिजाब पहनना निजी पसंद का मामला है, इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं। जस्टिस धूलिया के मुताबिक उनके लिए लड़कियों की पढ़ाई का सवाल सबसे ऊपर है। क्या हम उनका जीवन कुछ बेहतर कर रहे हैं? इन्हीं सवालों पर गौर करते हुए उन्होंने 5 फरवरी के कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इस फैसले में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में हिजाब बंद करने का फैसला सुनाया था। जो उनके दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा जिसने उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया वो ये थी, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ उडुपी की कुछ मुस्लिम लड़कियां कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गई थी। 15 मार्च को हाई कोर्ट ने लड़कियों की अर्जी खारिज करते हुए हिजाब बैन को सही ठहराया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 26 अर्जियां डाली गई, लेकिन यहाँ फाइनल फैसला नहीं हो पाया। बड़ी बेंच में अगली सुनवाई कब और कौन करेंगे, इसका फैसला अब चीफ जस्टिस को करना है। लेकिन आज के बटे फैसले से साफ है कि हिजाब पर बैन अभी